आज हम बात करने वाले हैं एक रिलेवेंट टॉपिक पर, जो है मॉब लिंचिंग। एक शब्द बहुत समय से चर्चा में है, मॉब लिंचिंग। आपने सुना होगा। होता यह है कि भीड़ कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेती है और किसी अपराधी को, जो कि अपराधी है या नहीं अभी तय नहीं हुआ है, ऐसा कह सकते हैं किसी व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध को करने का आरोप लगा हुआ है, उसको जान से मार डालती है या उसको पीट डालती है। मतलब भीड़ द्वारा ही उसे सज़ा दे दी जाती है। जबकि मैं स्पष्ट आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं आपको कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं, ये जानना और समझना कानून का काम है। प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा इस बात को। अभी भी कुछ घटनाएं हुई हैं और अपराध होते रहते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे रेप की घटनाएं होती रहती हैं। जनता में इससे आक्रोश बढ़ता है, और जब जनता में आक्रोश बढ़ता है तो सुनने में ये आता है कि लोग ये कहने लगते हैं कि ऐसी कानून व्यवस्था हो जिससे अपराधी को तुरंत सज़ा दे दी जाए। लेकिन कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं, ये पता चलता है कानून व्यवस्था के द्वारा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ए ने बी को भरे बाजार में चाकू मार दिया, या मैं कहता हूँ गोली मार दी। 100 लोगों ने देखा, तो क्या ए हत्यारा है? अगर इस तथ्य की बात को रखी जाए तो उत्तर आएगा हाँ, ए हत्यारा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हो सकता है परिस्थितियां ऐसी रही हों कि बी ए पर लूट कर रहा था, या बी ए को मारने आया था और ए ने आत्मरक्षा में उसको मार दिया। या ये भी हो सकता है कि बी एक मिलिटेंट है और ए एक आर्मी ऑफिसर है जो सिविल ड्रेस में उसको ढूंढ रहा था, और मुठभेड़ हुई दोनों में और ए ने उसको गोली मार दी। ये सब कब पता चलेगा? ये सारी बातें तब पता चलेंगी जब सारी बातें और परिस्थितियां न्यायालय के सामने रखी जाएंगी। कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर के माध्यम से ही सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात और है कि इन चीज़ों में देरी हो जाती है, और न्याय में देरी लोगों को कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर करती है। ये मजबूर शब्द मैं उपयोग करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉब लिंचिंग के बारे में। अगर आपने अभी तक हेडफोन ऑन नहीं किया है तो हेडफोन ऑन कर लीजिए। मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इस लेक्चर को लास्ट तक सुनेंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन क्लिक करने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इससे आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉब लिंचिंग के बारे में। मॉब लिंचिंग का संबंध एक चीज़ से है, वो है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ क्या होता है, ये भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। फेक न्यूज़ का मतलब ऐसी खबर से है जो सोशल मीडिया द्वारा फैला दी जाती है। कोई एक फ़ोटो को कहीं से एडिट करके कट पेस्ट कर दिया जाता है और उसे सकारात्मक खबर के रूप में फैलाया जाता है, जो कि नकारात्मक है। कुछ लोग इस खबर से सीधे जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा उद्विग्न होकर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने लगते हैं। सोशल मीडिया का जो रोल है वो इस मामले में बहुत ख़राब हो गया है। तो ऐसा माना जाता है कि व्हाट्सएप जो है बड़ा रोल निभा रहा है मॉब लिंचिंग के केस में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी हैं मॉब लिंचिंग के केस से निपटने के लिए, और साथ ही व्हाट्सएप पर भी रोक लगा दी गई कि आप अधिकतम एक मैसेज को 5 लोगों को ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। माना तो ये जाता है कि इस तरह की सोशल मीडिया पर लगाई गई रोक केवल और केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाई गई रोक है। ये मूल अधिकारों पर रोक है और मूल अधिकारों का हनन है। दोस्तों, क्योंकि देश में ये बातें देखने में आ रही हैं, तो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब कभी भी फेक न्यूज़ की बात आती है तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत ज़्यादा आरोप मढ़े जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग इसका उपयोग करते हैं। जनता के बीच में ये लोकप्रिय है क्योंकि इंटरनेट सस्ता हो गया है और कई जगह तो फ्री वाईफाई सरकार की तरफ से दिया गया है। तो लोग फॉरवर्ड करने से पहले कई बार उसको पढ़ते भी नहीं हैं, कई बार तो न्यूज़ को देखते भी नहीं हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास एक व्यक्ति का मैसेज आया। उसने मुझसे कहा कि अगर कभी आप एटीएम में हों और कोई अपराधी आपको पकड़ ले और आपको लूटने की कोशिश करे, तो मैसेज लिखने वाले ने ये लिखता है कि आप अपने एटीएम का पिन उल्टा डाल दीजिए। मैंने पूछा इससे क्या होगा?
तो वो बोलता है कि इससे आपका एटीएम का दरवाज़ा लॉक हो जाएगा और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को खबर मिल जाएगी और पुलिस आकर उस अपराधी को पकड़ लेगी। सोचिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। मैंने उसको रिप्लाई में लिखा, मेरे एटीएम का पिन नंबर है 2442। उल्टा करिए इसको, 2442 का उल्टा क्या होगा? 2442 ही रहेगा ना। क्या एटीएम का पिन उल्टा कर देने से एटीएम का दरवाज़ा लॉक हो जाएगा? क्या इतनी टेक्नोलॉजी भारत में आ गई है? क्या पुलिस इतनी फास्ट हो गई है? नहीं, ये बातें फेक हैं। इन बातों से बचिए और इन बातों को फैलाने से बचिए। तो फेक न्यूज़ क्या है अभी आपने समझा, और इसके लिए सोशल मीडिया कितनी ज़्यादा जिम्मेदार है। तो मैं आपको बताऊं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। लेकिन जब एकता में शक्ति वाली बात गलत दिशा में चलने लगे तो ये एकता जो कि समूह है ये लोगों का, ये बन जाता है भीड़। और जब भीड़ कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेती है तो वो भीड़ बन जाती है भीड़ तंत्र। एक वर्ड हमारे पास आता है इंग्लिश का, मोबिक्रेसी, जिसे कहते हैं भीड़ तंत्र, जो कि डेमोक्रेसी का जस्ट अपोजिट होता है। डेमोक्रेसी में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, और ये शासन एक निर्धारित प्रक्रिया से होता है और ये कानून के माध्यम से होता है, जिसे कहते हैं विधि का शासन। डाइसी ने इसे विधि का शासन कहा था। लेकिन वही जब भीड़ स्वयं ही बिना विधि नियम के अपना निर्णय खुद करने लगे तो इसे कहते हैं मोबिक्रेसी। और यहाँ से एक वर्ड आता है मॉब लिंचिंग। लिंचिंग ब्रदर्स थे अमेरिका में जिन्होंने इस तरह के कानून की बात कही थी, जहाँ पर जनता ही किसी अपराधी को पकड़कर सजा दे देती थी। तो इससे लिंचिंग शब्द वहाँ से लिया गया। क्योंकि ये भीड़ द्वारा अपनाई जाने वाली सजा है, इसलिए इसे मॉब लिंचिंग कहा गया। मॉब लिंचिंग का अर्थ है जब भीड़ किन्हीं अफवाहों पर विश्वास करते हुए गैर कानूनी तरीके से उग्र रूप धारण करके किसी व्यक्ति को पीट कर हत्या या गंभीर रूप से घायल कर डाले, तो ऐसी घटना मॉब लिंचिंग कहलाती है। मॉब लिंचिंग की शब्द की शुरुआत, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सिविल वॉर के दौरान अमेरिका के लुइसियाना प्रांत की स्थानीय जेल में 14 मार्च 1861 को एक घटना घटने के दौरान हुई थी, जहां पर लिंचिंग ब्रदर्स ने किसी व्यक्ति को पीट कर मार डाला था। तो ये देखने में आता है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। मैं बात कर रहा हूँ 1861 की। परंतु भारत जैसे देश में जहाँ कानून का शासन है, इस प्रकार की घटना होना बेहद शर्मनाक मालूम पड़ता है। भारत में मॉब लिंचिंग की घटना 28 सितंबर 2015 को दीमापुर में देखी गई थी, जहां उग्र भीड़ के द्वारा बलात्कार के आरोपी की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक लगभग 100 से भी ज़्यादा ऐसी घटनाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली आदि राज्यों में भीड़ द्वारा की जाने वाली इन घटनाओं और गैर कानूनी गतिविधियों की बारंबारता एवं रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है। इन मामलों में एक पैटर्न देखने को आता है कि उग्र भीड़ लोगों को अपना निशाना बनाती है। ये किसी अफवाह पर आधारित होती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि भीड़ में व्यक्तियों को समूह विभिन्न अवधारणाओं और पूर्वग्रहों से ग्रसित होता है। ज़्यादातर मामलों में कानून व्यवस्था के प्रति अविश्वास, भीड़ द्वारा किए गए अपराध के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना, इन सब घटनाओं की बारंबारता का कारण बन रही है। भीड़ द्वारा इस प्रकार किया गया कृत्य आपराधिक एवं गैर कानूनी है, क्योंकि ऐसे मामलों में भीड़ कभी भी आरोपी का पक्ष जानने का प्रयास नहीं करती, जिससे ज़्यादातर निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की आशंका उत्पन्न होती है। प्राकृतिक अधिकार एवं संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का हनन होता है। उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। कानून या विधि की उचित प्रक्रिया के अभाव में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने समझा कि मॉब लिंचिंग क्या है। जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट बताया कि मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को अपराधी समझकर सजा दे दिए जाने से संबंधित है। लेकिन क्या भीड़ के पास सजा देने का अधिकार होना चाहिए? एक बार शांत मन से सोचिएगा। अगर ऐसा होना चाहिए तो फिर हम कबलियाई युग में चले जाएंगे, जब कानून व्यवस्था नहीं थी, पुलिस व्यवस्था नहीं थी, लिखित संविधान नहीं था, न्यायालय की व्यवस्था नहीं थी। तब यही होता था, लोग ही लोगों को सजा दे देते थे। मुझे लगता है एक सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बातों को इन शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूँ कि भारत एक विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, जातियों, संप्रदायों,
विविधताओं से भरा है देश है। अतः शांति एवं भाईचारे से रहने का प्रयास करना इसे विश्व शांति सूचकांक में उच्च स्थान प्रदान करने की दिशा में अग्रसर करेगा। इन सब घटनाओं के बावजूद भारत में सब लोग मिलजुल कर रहें, कानून का सम्मान करें, जिससे सभी के अंदर एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना भी उत्पन्न हो। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में मैंने मॉब लिंचिंग को, इस टॉपिक को बहुत सावधानी और ठीक से आपके समझ प्रस्तुत किया है। अगर आपके कुछ विचार इस संबंध में हैं तो बहुत संवेदनशील ये मामला है, तो कृपया संवेदनशील शब्दों में अपने विचार को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना या ऐसी कोई बात करना जो किसी के विरोध में हो, या ऐसी शब्दावली का उपयोग करना जो कि सभ्य ना हो, मुझे लगता है हमारी असभ्यता को प्रदर्शित करेगा। आप सब इस संवेदनशील मुद्दे को बहुत ध्यान से समझें। कोशिश करें कि आसपास के लोगों को जागरूक कर सकें कि कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, कि भीड़ तंत्र में ना बदल जाए हमारा ये लोकतंत्र। हम जो भी कार्य करें कानून व्यवस्था के दायरे में करें। सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक शब्द लगाया जाता है, माननीय, महत्वपूर्ण है। माननीय का मान्य रखा जाए। मुझे उम्मीद है मैं अपनी बातें बहुत संक्षेप में रखने में सक्षम रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।